हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और समीक्षा अधिकारी का एग्जाम बहुत करीब है आपके, और समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और बेहतर स्कोर के लिए मैंने ये पहल शुरू की है, स्कोर बूस्टर सीरीज़। ताकि हर विषय में करंट अफेयर के लिए हम लोग तो यूट्यूब पर काम में लगातार कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटी के लिए समय न मिल पाने की वजह से हम बीच में काफ़ी दिन आपके बीच उपस्थित नहीं रहे। हालांकि मैराथन आपका आगे आने वाला है, कंप्लीट थ्योरी मैराथन, जिसमें एमसीक्यू भी शामिल रहेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जिसका पहला वीडियो कल शायद आप लोगों को मिला होगा। तो जो विद्यार्थी आज पहला क्लास देख रहे हैं, इसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं जा करके। और आपके सारे कमेंट्स हमने देखे और आप लोगों ने बहुत सराहा उस सेशन को। और इन्हीं विश्वास और इसी ट्रस्ट की वजह से मुझे ये सोचना पड़ा, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि सभी विद्यार्थी उस इंतज़ार में हैं, लेकिन व्यस्तता की वजह से वो अपील भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात को खुद समझना चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए ऐसे सेशन हमें लाने ही पड़ेंगे एग्ज़ाम के समय में। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे, जैसे ही हमारे पास समय रहेगा तो हम कोशिश करेंगे एक वीडियो आपको डेली इसके माध्यम से देते रहें। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते रहिएगा। और आपके कमेंट्स को मैंने सारे देखे हैं, और जरूर आप लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। सीधा सेशन में आएंगे, डेली 5 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में, लेकिन 5 क्वेश्चन के माध्यम से हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्ट का डिस्कशन करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेशन होंगे और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। चलिए पहले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं आज के। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है आज के सेशन का? पहला प्रश्न आज हमने लिया है कि निम्नलिखित नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और एक को कारण कहा गया है। थोड़ा क्वेश्चन हम जानबूझकर हल्का कठिन रखेंगे, परीक्षा में इससे आसान रहेगा, लेकिन कठिन अभ्यास करके जाएंगे तो आसान आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कथन है कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनंत अधिकारिता है। दूसरा स्टेटमेंट है कारण कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो एक जगह तो क्लियरिटी हो गई होगी, लेकिन दूसरी जगह आप परेशान हो रहे होंगे कि सर क्या ये। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आपके बीच आया होगा वो ये आया होगा कि सर अनंत अधिकारिता का मतलब क्या हुआ है? अनंत अधिकार का मतलब हुआ सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी शक्ति। यहाँ अनंत अधिकार का मतलब क्या हुआ? अनंत अधिकार का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी शक्ति। इसका मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी शक्ति जो हाई कोर्ट के पास ना हो। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी शक्ति जो हाई कोर्ट के पास ना हो, वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास हो, वह सुप्रीम कोर्ट का अनंत अधिकार कहलाएगा, जैसा कि आप मूल अधिकारिता में आर्टिकल 131 में पढ़ते हैं। लेकिन यहां कहा गया है कि केंद्रीय कानूनों का मतलब क्या हुआ? कानून 2 प्रकार से होते हैं, एक केंद्र का कानून और एक राज्य का कानून। केंद्र का कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? संसद द्वारा बनाया जाता है। राज्य का कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। आयोग सवाल पूछ रहा है, मान लीजिए आपसे, कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता किसके संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अनंत अधिकार था। मतलब ये कह रहा है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच केवल सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, उच्च न्यायालय के पास ऐसी शक्ति नहीं है। तो कई बार बच्चों को लगता है कि देश स्तर पर जो भूमिका सुप्रीम कोर्ट की है, राज्य स्तर पर वही भूमिका हाई कोर्ट की है। तो हाई कोर्ट राज्य विधानमंडल के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता होगा, और सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता हुआ। इस पर एक बार शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया था, शायद कुछ विद्यार्थियों ने देखा रहा होगा। उसी पर आधारित ये सवाल भी है। आपके भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है अनुच्छेद 13 क्लॉज 2, और अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 कहता है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत होगा, न्यायपालिका ऐसे किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। इसका मतलब है कि संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। और यहाँ न्यायपालिका का तात्पर्य किससे है? यहाँ न्यायपालिका का तात्पर्य केवल सुप्रीम कोर्ट से माना जाए या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों से माना जाए। यहाँ न्यायपालिका से तात्पर्य किससे माना जाए? यहाँ न्यायपालिका का संबंध न केवल सुप्रीम कोर्ट से है, बल्कि हाई कोर्ट से भी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है, और हाई कोर्ट भी कर सकती है। और जो काम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं, वह सुप्रीम कोर्ट का अनंत अधिकार कैसे हो सकता है? यह सुप्रीम कोर्ट का अनंत अधिकार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के अनंत अधिकार के अंतर्गत वो आएंगे जो उसका प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है, जैसे 2 राज्यों के मध्य विवाद की सुनवाई करना, जैसे भारत संघ एवं अन्य राज्यों के मध्य की विवाद की सुनवाई करना, जैसे भारत संघ प्लस राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, उसकी सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट का अनंत क्षेत्राधिकार हो सकता है, जो उसकी प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन केंद्रीय
कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का अनन्य अधिकार नहीं है। थोड़ा और गहराई में जाना चाहूंगा मैं। एक बार 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसी पहल की गई थी, ऐसी शुरुआत की गई थी, ऐसा संशोधन किया गया था कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए। हालांकि इसको आगे चलकर 43वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1977 में ही निरस्त कर दिया गया था। एक परीक्षा में सवाल भी माना गया था, पूछा गया था ऐसा, उसमें आयोग ने गलती से एक बार ए आंसर मान भी उसका लिया था, इस कथन को सही मान लिया था, लेकिन वर्तमान में ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये प्रासंगिक नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता की वैधता की जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का अनंत क्षेत्राधिकार नहीं माना जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। बिल्कुल, भारतीय संविधान का अभिभावक, कस्टोडियन और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। अगर कभी सवाल यह पूछ लिया जाए कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो यह भी गलत है। संविधान की व्याख्या का अधिकार हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, लेकिन अंतिम व्याख्याकार भारतीय संविधान का कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो इस बात की भी ध्यान रखिएगा। अब संविधान की व्याख्या की बात है तो एक सवाल और सिखाना चाहूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार आयोग हमसे सवाल पूछता है, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई निम्नलिखित में से कितने जजों की बेंच से करेगा जहां संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो? ऐसा कोई मामला जहां संविधान की व्याख्या की आवश्यकता होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई केवल कम से कम 5 जजों की बेंच के द्वारा करेगा, इससे कम के द्वारा नहीं करेगा। कितने? कम से कम 5 जजों की बेंच के द्वारा उसकी सुनवाई की जाएगी। ये परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो गलत केवल एक ही है, तो राइट आंसर आपका डी हो गया। उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तो एक सवाल ये न्यायपालिका का था, दूसरा सवाल भी हमने न्यायपालिका का लिया है, लेकिन इस बार हाई कोर्ट का लिया है। हम इसी तरीके से मिक्स पूरा पॉलिटी कराते रहेंगे। जहां जहां कोर पॉइंट है, जहां जहां आपको दिक्कतें होती हैं, जहां जहां आयोग आपको फंसाने की कोशिश करता है, वहीं वहीं से हम सवाल उठाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आज हमने लिया है, सामान्य कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, सामान्य कोई भी प्रश्नों की चर्चा नहीं करेंगे। हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जहां से गलतियां होती हैं, क्योंकि आप सब मैच्योर स्टूडेंट हैं। इस समय जिसको हम ये रिवीजन करा रहे हैं, ये वही स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अपने आप को तराश रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। तो बेहतर बनाने के लिए ये सीरीज मैंने चलाई है आपको। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब विद्यार्थी सोचेंगे सही होगा तो दोनों सही होगा और गलत होगा तो दोनों गलत होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले मैं आप विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हो, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोनों न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति ही करता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना हो, कोई अंतर नहीं है। अंतर कुछ है। अगर कभी सवाल पूछा जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है, तो आंसर है यस। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। तो कई बार बच्चों से पूछा जाता है, तो क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है? यहां पर भी अपनाया गया है, यानी कि हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कॉलेजियम किसी वस्तु का नाम नहीं है। कॉलेजियम एक व्यवस्था है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, उसी को हम कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। अब इसके बारे में भी बताते हैं, 3 सवाल यहां से भी बनेंगे। इसका मतलब सबसे पहले ये क्लियर हुआ कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा ये क्लियर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है और हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम व्यवस्था में कुल 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक वरिष्ठतम, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम, जिसमें एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 4 कितने होते हैं?
4 वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। क्या? 4 वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो कोलिजियम व्यवस्था को अपनाया तो जाता है, लेकिन इस कोलिजियम में कुल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक CJI होता है और 2 वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। क्या? 2 वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। कोलिजियम व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी अपनाया जाता है इस व्यवस्था को, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी। डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है तो कोलिजियम व्यवस्था में 5 सदस्य होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। लेकिन जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तब ऐसे समय में कोलिजियम व्यवस्था में कुल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो इस कोलिजियम के साथ साथ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। लेकिन यहाँ केवल हम कोलिजियम की चर्चा कर रहे हैं, इसको नहीं बताना चाह रहे हैं आपको। दूसरी बात एक और याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा, अब कोलिजियम का जिक्र हो ही गया है तो आपसे पूछा जाएगा कि कोलिजियम व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। आयोग फंसाता है कि कोलिजियम व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा लाया गया या कोलिजियम व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा लाया गया। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं जानकारी के लिए आप विद्यार्थियों को बता दूं कि कोलिजियम व्यवस्था किसी संविधान संशोधन का परिणाम नहीं है। कोलिजियम व्यवस्था किसी संसदीय अधिनियम का परिणाम नहीं है। तो मंगल ग्रह से आया, आसमान से टपका, कहां से आया कोलिजियम व्यवस्था? कोलिजियम व्यवस्था न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है। क्या परिणाम है? ये कोलिजियम व्यवस्था जो है ये न्यायिक व्याख्या का परिणाम है, न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है। कब आया? कोई वर्ष तो होगा, बिल्कुल वर्ष होगा, 1993 में ये आया था। लेकिन जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूंगा, जब कोलिजियम व्यवस्था 1993 में आया था तब इसमें केवल 3 सदस्य थे। लेकिन 1998 में जब 3rd जजेस केस आया तो कोलिजियम व्यवस्था का विस्तार किया गया और इसकी संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। तो कोलिजियम व्यवस्था किसी संविधान संशोधन का परिणाम नहीं है, किसी संसदीय अधिनियम का परिणाम नहीं है, यह न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है। ये 1993 में अस्तित्व में आया, 2nd जजेस केस में आया। जब ये आया था इसमें कुल 3 सदस्य थे, लेकिन 1998 में जब 3rd जजेस केस आया तो कोलिजियम व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया और वर्तमान में कोलिजियम व्यवस्था में 5 सदस्य होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलिजियम व्यवस्था में कुल 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट गलत है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो बच्चे सोचते हैं इसका मतलब है कि नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करता है तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करेगा। और कभी सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे, वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो ये त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन अपना ओथ यानी शपथ जो लेते हैं वह किसके समक्ष लेते हैं, वह राज्यपाल के समक्ष ही लेंगे। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में की गई। आर्टिकल भी पूछा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के शपथ के प्रारूप की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 69 में है और राज्यपाल का शपथ जो है आपका सुनिए, तो राज्यपाल की शपथ की बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये राज्यपाल की शपथ की बात बता रहा हूं 159। यहां बात हो रही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की बात, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ राज्यपाल दिलाता है। ये आर्टिकल 159 में नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो 159 मैंने बोला वो किसके लिए बोला है, 159 मैंने राज्यपाल के लिए बोला है। किसके लिए बोला है, राज्यपाल के लिए बोला है कि राज्यपाल 159 के तहत अपना शपथ लेता है, अपना शपथ लेता है राष्ट्रपति के समक्ष। किसके, ये राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। लेकिन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो अपना शपथ जो है वह राज्यपाल के समक्ष लेंगे। तो 3 कंफ्यूजन यहां हो गया। देखिए 3 कंफ्यूजन यहां हो गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना शपथ जो है वो राज्यपाल के समक्ष लेंगे और राज्यपाल अपना शपथ जो है राष्ट्रपति के समक्ष लेगा। और ये किस आर्टिकल के तहत, राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा जो की गई है 159 में की गई है। बस इस क्वेश्चन में इतना डेटा आपके लिए पर्याप्त है। बस एक बात और बताना चाहूंगा उच्च न्यायालय के बारे में।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन अगर इनको कोई पेंशन जब प्राप्त करते हैं सेवानिवृत्त होने के बाद तो इनको पेंशन भारत की संचित निधि से मिलता है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई उच्च न्यायालय, ठीक है, बस इतना पर्याप्त है। तो ये पहला आपका गलत है और आपका दूसरा क्या है, सही है। और अब बताना क्या है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही केवल 2 है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता बल्कि कौन करता, राष्ट्रपति। तो आसपास के जितने भी सवाल बनने वाले थे वो सारी बातें मैंने आपको यहां पर समझा दी। अब यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया और संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया और मूल संविधान पर चित्रकारी नंदलाल बोस ने की थी और मूल संविधान को अपने हैंड राइटिंग में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट यहां से आपके कवर होंगे और कोशिश करिए कि आप आंसर दीजिए कि आपके हिसाब से इसके आंसर क्या वैसे लग रहे हैं, लेकिन मन में सोचिए, लिखने की जरूरत नहीं है आंसर को आपको यहां पर। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 सवाल बनते हैं, एक राष्ट्रगान से, एक राष्ट्रगीत से, एक राष्ट्रध्वज से, कि राष्ट्रगान को संवैधानिक मान्यता कब मिली, राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता कब मिली और राष्ट्रध्वज को संवैधानिक मान्यता कब मिली। क्या राष्ट्रध्वज को संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता जो मिली है वह 24 जनवरी 1950 को मिली है, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक यही थी। और राष्ट्रध्वज को संवैधानिक मान्यता की अगर बात किया जाए तो इसको संवैधानिक मान्यता जो दिया गया वह 22 जुलाई 1947 को दिया गया, जब चौथा अधिवेशन था, जब फोर्थ अधिवेशन में इसको क्या दिया गया था, इसको 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ये यूपीपीसीएस में भी सवाल आ चुका है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका सही है। फिर कह रहा है कि संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को जन गण मन यानी राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था, 26 जनवरी को नहीं 24 जनवरी को, और 1949 को नहीं 1950 को, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। मूल संविधान पर चित्रकारी नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा किया गया था, नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो मूल संविधान पर जो चित्रकारी हुई थी, जो इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी, वह नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। यह भी फैक्ट आपका सही है। लेकिन मूल संविधान को अपने हैंड राइटिंग में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। यस, आपको पता है कि मूल संविधान को इटालियन शैली में, किस शैली में, कभी कभी पूछा जा सकता है, इटालियन शैली में लिखा गया था। और इसकी मूल प्रति जो है सबसे पहले वह किस भाषा में लिखी गई थी, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। और इसको लिखने का काम किसने किया था, प्रेम बिहारी जी ने किया था। क्या किया था, प्रेम बिहारी जी ने किया था, और जिसके लिए इन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया था। इन्होंने मांग की थी बस हमारा नाम नीचे प्रो में लिखवा दीजिए और हमारे बाबा जी का नाम, बाकी हमें कोई शुल्क इसके लिए नहीं लेना है। तो पूरा संविधान इन्होंने इटालियन शैली में, अंग्रेजी में, मूल प्रतिलिपि में, अपनी हैंड राइटिंग में किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। कई बार बच्चे सवाल करते हैं इसका जो हिंदी भाषा में जो प्रतिलिपि थी, वह किसने लिखा गया था। इसकी एक प्रति थी हिंदी भाषा में भी लिखी गई थी, क्या वो भी रायजादा ने लिखा था? नहीं, रायजादा ने इसको नहीं लिखा था, इसको वसंत कृष्ण वैद ने लिखा था। किसको लिखा था, इसको वसंत कृष्ण वैद ने लिखा था। इसको वसंत कृष्ण वैद ने हिंदी भाषा में लिखा था। और अंग्रेजी भाषा वाला जो पहली प्रति थी वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, जिसे संसद भवन के लाइब्रेरी में इसे सुरक्षित रखा गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब चौथा भी सही है, केवल गलत दूसरा है। केवल गलत जो है वह दूसरा है, तो पहला, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारी बातें एकदम क्लियर हो गई ना। ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया गया और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को किया गया, इसलिए यह गलत है। और इस पर जो चित्रकारी की थी, जो इसको सजाने का काम किया था, वो नंदलाल बोस ने जी किया था, सही है। लेकिन इसकी मूल प्रति को अंग्रेजी भाषा में इटालियन शैली में किसने लिखा था, ये लिखा था प्रेम बिहारी जी ने। लेकिन इसको हिंदी प्रतिलिपि में भी लिखा,
भाषा में भी लिखा गया। जो दूसरी प्रतिलिपि लिखी गई वह मूल हैंड राइटिंग में बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि प्रारूप समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेस नेता गोपाल स्वामी अयंगर थे। प्रारूप समिति में मोहम्मद शादुल्ला खां मुस्लिम लीग की तरफ से निर्वाचित हुए थे। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति एवं ड्राफ्टिंग समिति के नाम से भी जाना जाता है। और प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित भीमराव अंबेडकर समेत 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे। तो यहाँ पर पूरे प्रारूप समिति की बात आ गई भाई, यहाँ पर पूरे प्रारूप समिति की बात आ गई। अगर प्रारूप समिति को हमने कई बार बताया है, इसको मसौदा समिति भी कहते हैं, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, इसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। और कभी सवाल पूछा जाए कि प्रारूप जो भारतीय संविधान का जो मसौदा था किसने तैयार किया था, अगर कभी एग्जाम में सवाल आ जाए कि भारतीय संविधान का मसौदा यानी कि जो ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया था, तो B.N. राव ने तैयार किया था। किसने? B.N. राव ने तैयार किया था जो भारतीय संविधान का ये मसौदा था। लेकिन इसी प्रारूप समिति के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है इसका गठन कब किया गया, तो प्रारूप समिति का गठन जो है वह 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। क्रोनोलॉजी में भी कई बार ये पूछा जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो B.R. अंबेडकर जी बनाए गए। कौन? B.R. अंबेडकर जी बनाए गए। लेकिन इस प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित कुल सदस्य की संख्या की अगर बात किया जाए तो 7 सदस्य थे। अगर इसमें अन्य सदस्यों की बात किया जाए तो अन्य सदस्यों की संख्या इसमें 6 थी, जिसमें पहले व्यक्ति का नाम है क्या? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और दूसरे एक व्यक्ति थे कि N. गोपाल स्वामी आयंगर और मोहम्मद शादुल्ला थे। और साथ ही मोहम्मद शादुल्ला जी थे। और उसके बाद चौथे व्यक्ति के रूप में K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक लाल K.M. मुंशी जी थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। मोहम्मद शादुल्ला कहाँ से थे? ये मुस्लिम लीग से थे। कहाँ से थे? मुस्लिम लीग से थे। लेकिन अगर K.M. मुंशी की बात किया जाए तो ये एकमात्र कांग्रेसी प्रारूप समिति में थे। क्या? ये एकमात्र कांग्रेसी प्रारूप समिति में थे। ये भी ध्यान रखिएगा। एकमात्र कांग्रेसी ये प्रारूप समिति में थे, इनको भी ध्यान रखिएगा। एकमात्र कांग्रेसी ये प्रारूप समिति में थे, इनको भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक बात और आती है, 2 व्यक्ति अभी और बचते हैं सर। एक व्यक्ति है कौन? एक व्यक्ति है B.L. मित्र। कौन है? एक व्यक्ति है B.L. मित्र और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? D.P. खेतान। क्या नाम है? दूसरे व्यक्ति का नाम है D.P. खेतान। B.L. मित्र का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, इनके स्थान पर बाद में आते हैं N. माधव राव आते हैं इनके स्थान पे। और D.P. खेतान की तो 1948 में मृत्यु हो जाती है और इनके स्थान पर कौन आते हैं? फिर T.T. कृष्णामाचारी आते हैं। कौन आते हैं? T.T. कृष्णामाचारी इनके स्थान पे आते हैं। पूरे प्रारूप समिति का ऑपरेशन हो गया। सारे सवाल यहीं से बन जाएंगे आपके। तो सबसे पहले मैंने बताया कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 के हुआ। अध्यक्ष B.R. अंबेडकर थे। कुल सदस्यों की संख्या इसमें 7 थी। अन्य सदस्य इसमें 6 थे, जिसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी आयंगर, मोहम्मद शादुल्ला जो कि मुस्लिम लीग से, K.M. मुंशी जो एकमात्र कांग्रेसी थे। B.L. मित्र का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, इनके स्थान पे N. माधव राव आए और D.P. खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई और इनके स्थान पे T.T. कृष्णामाचारी जी आए। तो इस प्रकार से प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेस नेता गोपाल स्वामी आयंगर थे, गलत था, K.M. मुंशी जी थे। प्रारूप समिति में मोहम्मद शादुल्ला खां मुस्लिम लीग की तरफ से निर्वाचित हुए थे, राइट। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति और ड्राफ्टिंग समिति के नाम से जाना जाता है, राइट। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत का मतलब सहित, रहित नहीं, सहित। रहित आता है आर्टिकल 19 में, हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। यहाँ सहित है, यानी अंबेडकर जी के साथ 8 सदस्य थे, 8 नहीं। जब एग्जाम में जाते तो आप यहाँ गलती कर बैठते क्योंकि इतनी बारीकी से आप पढ़ते नहीं। और ये बारीक नज़र हमारे साथ पैदा कर लेनी है ताकि परीक्षा में वो बारीक नज़र बनी रहे, वहाँ कोई गलती ना होने पाए। तो इसका मतलब है कि डी भी गलत है। क्या पूछा गया? अब यहाँ चेक करिए, सही पूछा गया, गलत नहीं पूछा गया। सही केवल बी और सी है, तो राइट आंसर आपका सी ये हो जाएगा। तो फिलहाल इसको बी होना चाहिए और इसको सी होना चाहिए ना, ए बी सी डी, बी और सी सही है। कुल मिलाकर के हमें स्टेटमेंट जानना है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
क्लियर भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का काम बेनेगल नरसिंह राव जी ने किया था, लेकिन BN राव जो थे वो संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, और यही BN राव संवैधानिक सलाहकार भी थे हमारे संविधान सभा के। और BN राव ने भारतीय संविधान के निर्माण में जितनी भी सेवाएं दी उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया था। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले न्यायाधीश भी थे, ये भारत के एक ICS अधिकारी भी थे। और यही BN राव ने वर्मा के संविधान, जो बाद में म्यांमार बना, उसके भी संविधान निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सबसे अंतिम सवाल, 5 क्वेश्चन डेली हैं भाई। एक सवाल ऐसी जगह से मैंने उठाया है जहां आप पढ़ते ही नहीं, जहां आप छोड़ दिया करते हैं हमेशा, कि निम्नलिखित भाषाओं में से विचार कीजिए कि कौन सी भाषा है गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उपर्युक्त में से किसको या किनको सरकार ने शास्त्रीय या क्लासिक भाषा या भाषाएं घोषित की हैं। क्लासिक भाषाएं घोषित की हैं, बताइए। शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? तो सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने आगे चलकर अब तक पहले 2024 से पहले 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया था, 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया था। उसके लिए भी कुछ कसौटी है कि भाषा का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, भाषा जो हो व्याकरण से मुक्त होनी चाहिए, तब जाकर के किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। और सवाल पूछा जा रहा है, ये भाग 17 का सवाल है, राजभाषा। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए कि गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु में कि कौन सी भाषा ऐसी है किनको किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया है। कौन सा दर्जा दिया है? क्लासिकल भाषा का दर्जा किसको किसको दिया है, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अब तक करंट अफेयर में ये सवाल आएगा, इसीलिए मैं करा रहा हूं। ये सवाल आने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि करंट अफेयर में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया। 5 भाषाओं को क्या किया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है, ध्यान रखिएगा, क्या किया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। सबसे पहले जो भाषा का दर्जा दिया गया था वह तमिल को दिया गया था। तमिल को सबसे पहले 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और फिर 2005 में संस्कृत को दिया गया। किसको दिया गया? 2005 में जो है वह संस्कृत भाषा को दिया गया। संस्कृत भाषा को 2005 में दिया गया। फिर उसके बाद 2008 में एक साथ तेलुगु और कन्नड़, क्या एक साथ तेलुगु और कन्नड़ को, तेलुगु भाषा को और साथ ही साथ कन्नड़ भाषा को एक साथ 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और फिर आगे चल करके मलयालम को 2013 में, कब? मलयालम को कब? 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और ओडिया की बात किया जाए तो ओडिया को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2014 में। तो 2014 तक कितनी शास्त्रीय भाषाएं थीं? केवल 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं। लेकिन मैंने करंट अफेयर में आप लोगों को पढ़ाया है कि 2024 में फिर अभी 5 भाषाओं को एक साथ क्या कर दिया गया था? अभी 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा और दे दिया गया। उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 5 हो गई। कौन कौन सी भाषा को दिया गया? नोट करिए। मराठी भाषा को दिया गया, असमिया को दिया गया, बंगाली को दिया गया, और प्राकृत और पाली को दिया गया। इन 5 भाषाओं को एक साथ 2024 में क्या किया गया? 2024 में आपको इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है एक साथ। तो टोटल कितनी हो गई हैं? अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं आपकी, क्लासिकल लैंग्वेज जो हैं अब 11 हो गई हैं। तो ये कभी मिलान करने के लिए भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। एक तरफ दे देगा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और एक तरफ दे देगा वर्ष, मिलान करिए और ये सवाल आएगा तो 90% लोग गलत कर देंगे। करंट में क्योंकि 5 भाषाएं जोड़ी गई इसलिए चर्चा में आ गया है। अब 6 नहीं, पुरानी किताबों में 6 मिलेगा, अपडेट किताबें पढ़ेंगे तो 11 मिलेगा, नहीं न भी पढ़ेंगे तो यहाँ तो अपडेट हो ही जा रहा है। क्या दिक्कत की बात है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुजराती को क्लासिकल का लैंग्वेज नहीं मिला है, कन्नड़ और तेलुगु को मिला है। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि शास्त्रीय भाषा पर भी सवाल आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ये आप सही करके आएंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से पूरा सेशन आप लोगों ने किया होगा और इस 5 क्वेश्चन के माध्यम से कम आप 25 से 30 सवाल सीख के आप जा रहे हैं जो आने वाली परीक्षाओं में आपको काम आएंगे। तो इसी तरीके से आप
पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। बस आपका काम यही है, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सभी ग्रुप में अपने सभी विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाइए, ताकि इस डेली 5 क्वेश्चन का लाभ प्रदेश भर के सभी उन विद्यार्थियों को मिल पाए जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम देने जा रहे हैं। बाकी कमेंट करके इस सीरीज का फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कि पूरा सेशन कैसे रहा। जो क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन की प्रकृति बेहतर है, एक्सप्लेनेशन बेहतर है, इसके माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते जा रहे हैं या नहीं, कमेंट करके अपना फीडबैक बताइएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली सीरीज में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाकी जितने नए विद्यार्थी हैं, सुबह 7 बजे यूपीपीसीएस के उत्कर्ष चैनल पर हम आपको करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं। वहाँ 7 बजे डेली लाइव आइए और करंट अफेयर में भी अपनी बेहतरीन पकड़ बनाइए। बाकी मैराथन हम पॉलिटी का कंप्लीट 5 जुलाई को लेके आ रहे हैं। हो सकता है इस बार मैराथन बड़ा हो, क्योंकि इस बार थ्योरी और एमसीक्यू दोनों मिक्स करके ला रहे हैं, तो हो सकता है 10-12 घंटे 15 घंटे का मैराथन हो जाए। तो 2 दिन मिलेंगे, सैटरडे और संडे दोनों मिला करके। हम आपको बताएंगे आगे की कब ये मैराथन 2 सीरीज में होगा या 1 सीरीज में होगा, इसकी जानकारी हम आपको आगे दे देंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।